मेरे साथ आज हैं ऑल इंडिया रैंक होल्डर गुरकीरत सिंह बंगू। और बड़ी खूबसूरत बात है कि गुरकीरत के साथ एक अगर टीचर को, एक शिक्षक को अगर अपने स्टूडेंट के साथ बात करने का मौका मिले तो हम एक अच्छा संदेश समाज तक और उन बच्चों तक जो अच्छा पढ़ना चाहते हैं उन तक पहुंचा पाएंगे। तो गुरकीरत, सबसे पहले जब ये सक्सेस मिला तो कैसा फील हुआ? सबसे पहले जब मेरे को पता चला तो छोटा सा रिकाउंट कराना चाहूँगा। उस समय मैं सो रहा था जब रिज़ल्ट आया और आपका उस समय कॉल आया मेरे को कि ऑल इंडिया रैंक 4 लग गया है। तो क्योंकि आधी नींद में था, मेरे को तो जनरली समझ में भी नहीं आया, लेकिन जब धीरे धीरे वो उसका इफेक्ट अंदर गया फिर बहुत ही ज़्यादा खुशी मेरे को मिलना स्टार्ट हुई। आपका इंडिया रैंक लगा, तो इंडिया रैंक लगने के बाद में आपका क्या रिएक्शन था या दिमाग में क्या ऐसी बातें आई, ये मैं जानना चाहूँगा आपसे। इंडिया रैंक लगना मेरे को बहुत खुशी हुई क्योंकि एक रात पहले, ये जनरली मैं हर एग्ज़ाम से पहले करता ही हूँ, रिजल्ट से पहले मैं सब वर्स्ट केस सिनेरियो सोच लेता हूँ कि बुरा से बुरा क्या होगा। बुरा से बुरा हो सकता है ये होगा, रैंक नहीं आएगा, हो सकता है किसी एक सब्जेक्ट में कम मार्क्स से मेरे को फेल कर दें, हो सकता है मेरे को दिसंबर में फिर देना पड़ जाए। एकदम जब बुरा सोच लो उसके बाद कुछ भी अच्छा होता है तो आपको अच्छा लगता है। और जब ऑल इंडिया रैंक 4 ही आ गया तो उससे मेरे को बहुत अच्छा लगा। आपने सीएमए फाउंडेशन, सीएमए इंटर, सीएमए फाइनल सब जगह इंडिया रैंक लगाया। बिल्कुल 2, 3, 4 ऐसा रैंक लगाया। 2, 3, 4 और फाइनल में मैंने आपको बताया कि आपका इंडिया रैंक लगा है ना? तो इसके बाद आपने सबसे पहले फ़ोन करके किसको बताया या किसको बताने की इच्छा हुई? उससे पहले सबसे पहले सोचो मम्मी को उठाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा खुद ही फ़ोन गया प्रवीण सर को। उनको पहले बताया मैंने और उनको बता के फिर मम्मी को मैंने बताया। आपके घर वालों की प्रतिक्रिया क्या थी जब आप वो सुने कि बेटा इंडिया रैंक लाया है? तो माताजी और पिताजी कैसा एक्ट किए, क्या ऐसा किए जो बच्चों को, और मैं बोलूँगा जो दर्शक तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि ये पत्रकारिता के शब्द होंगे और हम लोग तो बड़े जनरल वे में बैठ के बातचीत कर रहे हैं, तो क्या प्रतिक्रिया थी माताजी और पिताजी की? दोनों उस समय बहुत खुश हुए। इनफैक्ट पापा ज़्यादा एक्सप्रेसिव वे से खुश हुए और मम्मी का ऐसा था, उन्होंने सोचा कि तूने ऐसा तैयारी किया था, हो सकता है थोड़ा और अच्छा तेरा आ सकता। मैं बोला नहीं, मैं इससे भी खुश हूँ। उसके बाद फिर वो भी धीरे धीरे खुश हुई, पर पापा तो इंस्टेंटली ही खुश हो गए थे। आपको लग रहा था कि आपका इंडिया रैंक लगेगा? हाँ, कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही थी कि पेपर बहुत अच्छे गए हैं और रैंक लगने की उम्मीद है। आप सीए भी कर सकते थे, सीए छोड़ करके आपने सीएमए क्यों चुना था? सीएमए, क्योंकि कॉमर्स की जब बातचीत आती है तो सभी बच्चों के मन में ये होता है कि मैं सीए करूँगा। आप सीए को छोड़ करके आपने सीएमए क्यों चुना? इसके पीछे 3 रीज़न थे जिसके कारण मैंने सीएमए चुना। पहला ये था कि कम समय में हो जाता है। सीए को टिपिकली ज़्यादा टाइम लगता है, आर्टिकलशिप भी उनका लंबा होता है। हम लोग का 2.5 साल में सीएमए मेरा हो गया। द सेकंड चीज़ ये आता है कि जिसको जॉब करना है उसके लिए सीएमए अच्छा है। प्रैक्टिसिंग वगैरह वो सब स्कोप सीए में ज़्यादा है, लेकिन अगर हमारा पहले से क्लियर ही है हमें जॉब में जाना है तो डायरेक्ट सीएमए करो। और तीसरा जो बड़ा रीज़न ये था कि सीए कहीं ना कहीं ज़्यादा कंपटीशन और भर गया है। सीएमए जो था उतना भी सैचुरेटेड नहीं था, अभी इसमें इतना कंपटीशन नहीं था कि इसको सीए जैसा कंपेयर किया जाए। तो ये मैंने एक अपॉर्चुनिटी देखा और देखा कि इस कम कॉम्पिटिटिव मार्केट में मैं जा करके ज़्यादा अचीव कर सकता हूँ। और कभी आपको ऐसा लगा कि आपसे सीएमए नहीं हो पाएगा, ऐसा कभी फील आया? नहीं, सच बोलूँ तो मेरे को ऐसा कभी भी नहीं लगा। कभी कोई ऐसा दौर गुजरा जिसमें कठिन दौर हो और आपको लगा हो कि थोड़ी तकलीफें हो रही है, ऐसा कभी कठिन दौर आया? हाँ, ऐसा दौर बिल्कुल आया। मेरे सेल्फ स्टडी के टाइम्स पे भी कई बार ही होता था कि मेरे टारगेट कई दिन तक कुछ टारगेट पूरे ना हो। तो टारगेट जब पूरे नहीं होते तो एक नेगेटिव मोटिवेशन आता है आपके अंदर और एक सेल्फ डाउट का फीलिंग आना स्टार्ट हो जाता है। हम ये नहीं सोचते कि हमने कहीं ना ऐसा ना हो कि हमने टारगेट ही ज़्यादा बड़े सेट कर दिए थे, औकात से ऊपर के टारगेट सेट कर दिए थे, ऐसा ना हो। लेकिन हम अपने आप को क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो इंटर के टाइम पे भी, फाइनल के टाइम पे भी बीच में ऐसी चीज़ें हुई। आपने सीएमए की तैयारी कब से शुरू की? कौन सा ऐसा समय था जब आपको लगा कि अब सीएमए चालू कर देना चाहिए? वो कौन सी, जैसे कुछ लोग 11 से शुरू करते हैं, कुछ 12 से, कुछ उसके बाद, तो आप कब से शुरू किए थे? मैंने क्लास 11 से ही सीएमए का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था क्योंकि जब मेरे को 11 में पता चला और ये पता चला कि साथ साथ इसको किया जा सकता है। कई लोगों को लगता है कि सीएमए आपको बाद में करना चाहिए, आपका पढ़ाई से डिस्टर्ब होगा, ऐसा नहीं है। फाउंडेशन की जो पढ़ाई है वो आपके 11-12 के सिलेबस से मैच करती है। तो अगर आप साथ साथ में करते हैं तो उसको आपको स्कूल में भी बेनिफिट मिलता है। तो इसको देख के मैंने 11 से ही स्टार्ट कर दिया। 11 से ही आपने सीएमए की पढ़ाई। आपका स्टडी का रूटीन क्या था? जैसे बताओगे तो क्या होगा, जो जूनियर होंगे, जो बच्चे होंगे, उस स्टडी रूटीन को फॉलो कर पाएंगे। क्या स्टडी का रूटीन था? स्टडी का रूटीन मेरा ऐसा था कि इंटर फाइनल की बात करूँ तो पहले 6 महीने जो थे उसमें पूरा 100% क्लासेस अटेंड की मैंने। तो सुबह 7 बजे से क्लासेस स्टार्ट होती, 7 बजे आ जाता था
और 8:30-9 बजे ख़त्म होती थी, डायरेक्ट घर जाता था। बीच में पेरेंट्स ही ला के खाना खिला देते थे और मेरा घर ही ये बन गया था। उसके बाद फिर आया सेल्फ स्टडी का रूटीन। उसमें भी 8 से 9 घंटा एवरेज मिनिमम जाता था, कई बार पीक 12 भी गया है, तो वो अपने ऊपर रहता है। तो कई बार ऐसा 10-12 घंटे भी आप पढ़े बिल्कुल हो। बिल्कुल। तो आप रूटीन वाइज मतलब हर दिन 5-7-8 घंटे पढ़ना, वैसे तो आप तो 12 घंटे की भी बात कर रहे हो, 5-7-8 घंटे हर दिन पढ़ना आपको पसंद था या कोई टारगेट वाइज पढ़ाई करते थे? टारगेट वाइज करता था मैं। और जैसे आपको पता है ना, मेरा पढ़ने का जो समय है वो चेंज होता था, कई बार 8-10, कई बार 12। वो होता ही इसके कारण था कि टारगेट पर डिपेंडेंट है। टारगेट अगर अचीव नहीं हो रहा तो अपने आप को 12 तक ही पुश करूँगा, और अगर थोड़ा जल्दी हो जा रहा है तो 8-9 जो मेरा बेस लाइन है वहाँ पे सीमित करूँगा। ये स्मार्ट छोटा सा प्यारा सा गुरकीरत सिंह बंगू जब ये पढ़ाई शुरू किया तो उस समय कभी लगा था कि मैं फाउंडेशन, इंटर, फाइनल सब में इंडिया रैंक लगाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मेरा तो सिचुएशन ऐसा था कि फाउंडेशन में अच्छे नंबर आने के बाद इंटर जब मैं पढ़ रहा था, इंटर का एग्ज़ाम दे दिया तो उसके बाद फाउंडेशन का मेरा रैंक आया। तो मेरे को तो कोई आइडिया ही नहीं था कि मेरा रैंक भी आ सकता है। फाउंडेशन का रैंक आने के बाद कोई मोटिवेशन मिला, कुछ ऐसा लगा? हाँ, उसके बाद मेरे को तो थोड़ा टेंशन हो गया था, क्योंकि इंटर का रिजल्ट 10 दिन बाद आने वाला था। फाउंडेशन में 2 रैंक लग गया, इंटर में अब देखते क्या होता है, कम होगा तो एक्सपेक्टेशन से गिरेगा। लेकिन भगवान ने उसमें ब्लेसिंग की और रैंक नंबर 3 ला दिया इंटर में भी। कौन सा सब्जेक्ट, जैसे जो भी सब्जेक्ट आज तक पढ़े हो 11 से लेकर के CMA तक, कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा हार्ड लगा? एज सच पूरा सब्जेक्ट कोई भी हार्ड नहीं लगा, लेकिन CMA फाइनल की बात बताऊंगा। टैक्सेशन में इंटरनेशनल टैक्सेशन होता है, उसमें ट्रांसफर प्राइसिंग करके एक टॉपिक होता है। तो इनिशियली मेरे को कुछ समय तक वो समझ में नहीं आता था, लेकिन उसको फिर मैं भिड़ा रहा और आखिरी में वही मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक हो गया। और ऐसा था कि उस पर कोई भी क्वेश्चन आ जाए मेरा बन जाएगा, ऐसा हो गया। जो इंस्टीट्यूशन में यानी डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट में जो मॉक टेस्ट होते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है स्टडी के लिए? मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने सभी लेवल्स ऑफ CMA में मॉक टेस्ट दिए। इनफैक्ट इंटर और फाइनल में मैंने 2-2 बार मॉक टेस्ट दिए। जो एग्जामिनेशन में कोई आपकी स्ट्रेटजी होती थी जब एग्जामिनेशन नज़दीक आता था, जैसे 15-20 दिन पहले या 1 महीना पहले ट्यूशन बंद हो जाता है, या कोचिंग बंद हो जाती थी, तो उस समय आपकी कोई स्ट्रेटजी या कोई प्लानिंग होती थी? बिल्कुल, मेरा प्लानिंग ये रहता था। उस समय तक मेरे रिवीजन भी कई सारे कंप्लीट हो चुके होते थे और शॉर्ट नोट्स मेरे सब सब्जेक्ट के प्रिपेयर होते थे। तो उन शॉर्ट नोट्स को ही बार बार रिवाइज़ करना, और जैसे मॉक टेस्ट भी 20 दिन पहले होते एग्ज़ाम के, उनको दे देना और रिवीजन करते जाना कि आपको ऐसा हो कि आपको अब कॉपी खोले बिना ही सब कुछ दिखने लग जाए। इस लेवल तक का प्रिपेयर कर लेना, ये मेरा स्ट्रैटेजी। कभी कभी जैसे लो फील होता होगा या परेशान होते होगे, ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं, उस समय अपने आप को रिचार्ज कैसे करते थे? हाँ, इसमें मेरी हॉबी का बहुत बड़ा रोल है। मेरी हॉबी जो है रीडिंग है। मैं नॉवेल्स रीड करना बहुत पसंद करता हूँ। तो इस टाइप का जब समय आता था कि मैं लो फील कर रहा हूँ तो 1-2 घंटा मैं नॉवल पढ़ लेता था। इससे डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होता, क्योंकि नॉवल पढ़ना वैसे भी एक अच्छी चीज़ है, और मेरे को रिचार्ज भी मिलता था। ये मेरा रीसेट जोन था। CMA का प्रिपरेशन जो करते हैं बच्चे, और आप फाइनल कंप्लीट कर चुके हो, यानी CMA गुरकीरत बंगू बन चुके हो, तो CMA करने वाले ऐसे बच्चे जो अनसक्सेस होते हैं, आपने बड़ी छोटी सी उम्र में किया, 20 साल कुछ महीने में आपका CMA कंप्लीट हो गया, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये भारतीय स्तर पे। तो ऐसा कौन सा पार्ट होता है जिसमें बच्चे मिस करते हैं जो CMA करते हैं, या कौन सी गलती करते हैं? उन बच्चों को गलती बताओगे तो उस गलती को सुधारेंगे। सबसे बड़ी गलती जो मैंने अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों में भी देखी वो ये था कि टेस्ट स्किप कर देना। अगर आप टेस्ट स्किप कर देते हो मतलब आप अपना असेसमेंट नहीं कर पा रहे हो, आपको ही नहीं पता चल रहा आप कहाँ वीक हो, आप कहाँ स्ट्रांग हो, और उसके कारण आप फिर इम्प्रूवमेंट भी नहीं कर पा रहे हो। तो सबसे पहला मेरी सबको ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको CMA में सक्सेसफुल होना है तो रेगुलर टेस्ट दीजिए और उसका एक ऑनेस्ट रिव्यू भी कीजिए। आपका कोई रोल मॉडल था? बिल्कुल, मेरे लाइफ में कई सारे रोल मॉडल अलग अलग चीज़ के हैं, जैसे एक स्पेसिफिक नहीं, एक क्वालिटी के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल पर्सनैलिटी में आप रहे हैं। ये मैं बैठा हूँ आपसे बात कर रहा हूँ इसलिए ऐसा तो नहीं? आप तो जानते हैं मैं तो क्लास 11 से ही बोलता आ रहा हूँ, तो इसमें कुछ झूठ या फिर बढ़ाने वाली बात नहीं है। और पर्सनैलिटी के मामले में आप रोल मॉडल रहे हैं, और डिसिप्लिन के मामले में एक जापानीज़ सामुराई हुए हैं मियामोटो मुसाशी, वो मेरे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी बहुत हार्डशिप झेल के आगे बढ़े। तो उनकी मैंने बुक भी पढ़ी, और डिसिप्लिन पर्टिकुलर के लिए वो रहे हैं। ऐसे हर अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग लोग रोल मॉडल रहे हैं मेरे लिए। पढ़ाई के अलावा आपको पसंदीदा शौक क्या है? जैसे मैंने बताया, मेरा पसंदीदा शौक है रीडिंग। नॉवेल्स पढ़ना मेरे को बहुत पसंद है, और रिचार्ज का ये मेरा एक तरीका है। प्रिपरेशन जब कर रहे थे आप, CMA की पढ़ाई जब कर रहे थे, तो ऐसा कोई इंटरेस्टिंग मोमेंट आपको याद है क्लासरूम के अंदर, जो इंटरेस्टिंग मोमेंट हो, जो कहीं भी किसी भी जगह हुआ, ऐसा कुछ याद है आपको?
मेरे लिए तो हर मोमेंट ही इंटरेस्टिंग रहा है, ऐसे कोई एक स्पेसिफिक मोमेंट नहीं है। कई सारे मोमेंट्स पढ़ाई के दौरान में और कई सारे मोमेंट ऐसे हुए हैं। आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेशन किससे मिलता था और कैसे उससे मोटिवेट होकर अपना काम करते थे? सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मेरे को मेरे राइवल से मिलता था। जैसे कि मेरे कोचिंग में मेरे और भी कई सारे दोस्त थे जो फाइनल का तैयारी कर रहे थे। उसके अलावा कई सारे लोग जो लास्ट टाइम इंटर में रैंक लाए, उनको मैं देखता था, तो उन लोग को टारगेट में रख करके मैं मोटिवेशन लेता था। संतोष राय इंस्टीट्यूट को क्यों चुन लिया? संतोष राय इंस्टीट्यूट के अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूट चलते हैं, तो सीएमए के लिए संतोष राय इंस्टीट्यूट क्यों चुने? सीएमए के लिए संतोष राय इंस्टीट्यूट इसलिए चुना क्योंकि सीएमए का पता ही मेरे को यहाँ से पता चला और सब टीचर्स भी मेरे को बहुत अच्छे लगे। और सेकंड चीज़ ये था कि सीएमए बनना सिर्फ ये नहीं है कि आप पढ़ के रैंक ला दिए। सेकंड चीज़ आता है पर्सनैलिटी, और उस चीज़ में हमारा इंस्टीट्यूट जो है एक्सेल करता है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी साथ के साथ। आपको अपने इंस्टीट्यूट में कौन सी ऐसी बातें होती हैं जो अलग लगती हैं या बाकी इंस्टीट्यूशन से अलग लगती हैं? हाँ, इसमें मेरे को कई सारी चीज़ें हैं जो अलग लगती हैं। सबसे पहले ये पर्सनैलिटी पे जो ध्यान दिया जाता है, बच्चे कैसे उठ बैठ रहे हैं, कैसा कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसके ऊपर जो एम्फेसिस है। क्योंकि कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आप एक रात से पहले आप उसको नहीं सुधार सकते, और सीएमए कंप्लीट करने के बाद जब आगे इंटरव्यूज़ आते हैं उस समय अगर बच्चे उस पीरियड में करना चाहें उसको इम्प्रूव, तो मुश्किल पड़ता है। लेकिन हम लोग 11 से ही कर रहे हैं, वो चीज़ बहुत बेनिफिट देता है। आप भी जेनजी हो या? हाँ, जेनजी? टेक्निकली तो मैं भी जेनजी हूँ। टेक्निकली आप भी जेनजी हो, तो अभी जो जेनजी कर रहा है या जो जेनजी की जो बातें चारों तरफ चल रही है, क्योंकि मेरे को बेसिकली जेनजी जो है बहुत पसंद है, तो आप जेनजी के बारे में क्या कहना चाहोगे? जेनजी के बारे में, आप भी जेनजी हो, क्या सोच है जेनजी के लिए? जेनजी का अभी जो न्यूज़ में भी हमारा चला है, उसको देख के मेरे को कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है। जेनजी जो कर रहा है एक अनोखे ढंग में अपना प्रोटेस्ट करता है, अनोखे ढंग में अपना आइडियाज़ एक्सप्रेस करता है। कई बार जेनजी बड़ा गाली वाली दे देता है, इसके बारे में क्या? ये खैर हमारे इंटरव्यू का हिस्सा नहीं है, लेकिन ठीक है, जेनजी के साथ बातचीत हो रही है। जेनजी ने इतनी अच्छी सफलता हासिल की है, जेनजी जो है गुड बिहेव कर रहा है, तो जेनजी में कई ऐसा भी हो रहा है जो गाली गलौज की भाषा प्रयोग कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। मैं पर्सनली गाली गलौज के बहुत खिलाफ रहता हूँ, और ये पर्टिकुलर चीज़ को अगर जेनजी सुधार दे तो वन ऑफ द बेस्ट जनरेशन बन जाएगी। लेकिन जेनजी का कहना यह है कि लोग सामान्य भाषा नहीं सुनते हैं करके गाली की भाषा का प्रयोग करते हैं, इसमें आप क्या बोलोगे? जेनजी से मेरी बहुत सारी बातचीत होती है, बोले सर सामान्य भाषा लोग सुने तो हम लोग कोई ऐसा ना करें, लेकिन लोग सामान्य भाषा नहीं सुनते हैं, तो इसमें अब ऐसा है कि ये गाली का इस्तेमाल करना ये है कि अलग से दिखने का एक तरीका है। क्योंकि नॉर्मल लोग आप ढक जाओगे, लेकिन गाली जिसने दी वो कहीं ना कहीं कवरेज में आ जाएगा, तो ठीक है। लेकिन मेरे को ऐसा भी लगता है क्योंकि अब सब जेनजी ऐसा कर रहे हैं, धीरे से ये भी नॉर्मल हो जाएगा और इससे भी आप फिर दिखना बंद हो जाओगे। यानी गाली एक भाषा तो नहीं बन जाएगी आगे आके? हाँ, बहुत चांसेस है, जैसा चल रहा है ये भी हो सकता है। ये जेनजी बोल रहा है? हाँ, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको जूनियर को एक सलाह देना होगा, क्योंकि जेनजी के बाद अब जेन अल्फा, ठीक है, ये सब तो हमने अभी कुछ समयों से सुना है, जेन अल्फा, या अपने जूनियर के लिए सलाह देना होगा तो क्या सलाह देगा? हाँ, ये मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग की लाइफ तो हमसे भी ज़्यादा वर्चुअल होती जा रही है। जेन अल्फा जो है अपने आधे से आधे दिन जो है फ़ोन में ही बिताएगा, अभी जेनजी वाले भी बिता रहे हैं, तो अपनी लाइफ को रियल में आने की कोशिश कीजिए। वर्चुअल लाइफ जो है फेक लाइफ है, ये सच है, रियल में जीने की कोशिश कीजिए। अब थोड़ा सा हम लोग सब जगह चलता है तो मैंने भी थोड़ा सा सीख लिया है, एक फास्ट यानी रैपिड राउंड खेलते हैं, रैपिड फायर राउंड हम लोग खेलते हैं, ठीक है? तो आप उसके लिए तैयार हो? एकदम रेडी। एकदम रेडी हो? रेडी। आपका पसंदीदा कलर? मेरा पसंदीदा कलर ब्लैक है। सवेरे पढ़ना चाहिए कि रात को? मेरे लिए सवेरे काम। ऑनलाइन स्टडी की ऑफलाइन? ऑफलाइन। ऑफलाइन। सबसे पसंदीदा विषय? सबसे कॉस्टिंग। सबसे हार्ड विषय? डीटी का एक पर्टिकुलर जो आपको बताया। एक शब्द में सीएमए? सीएमए मेरी पहचान। एक कोई ऐसी बुक जो सभी स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए? फाइनेंस के स्टूडेंट है तो आपको रिच डैड पुअर डैड पढ़ना चाहिए। एक ऐसा कोई आदत जिसे को सबको अपनाना चाहिए? रीडिंग की आदत सबको डालनी चाहिए। एक मोटिवेशनल लाइन जो आपको याद हो? मोटिवेशनल लाइन ये है, चूज नॉट टू बी हार्म एंड यू वोंट फील हार्म, डोंट फील हार्म एंड यू हैवंट बी। आपका पसंदीदा टीचर? डॉक्टर संतोष राय। आपका मोटिवेशनल टीचर? डॉक्टर संतोष राय। आपका पसंदीदा क्रिकेटर? क्रिकेट में देखता नहीं। क्रिकेट देखता। आपका पसंदीदा फुटबॉल प्लेयर? फुटबॉल भी मैं देखता नहीं। पसंदीदा फूड? पसंदीदा फूड मेरा है अचार पराठा। फ्लावर? पसंदीदा फ्लावर? रोज। पसंदीदा एनिमल? ईगल। आपकी गर्लफ्रेंड? कोई नहीं। चलिए ठीक है। हाँ, ये शानदार गुरकीरत सिंह बंगू के साथ बातचीत होती रही, और ये मैं सोचता हूँ कि जो बच्चे अगर इन्हें देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे,
तो बहुत कुछ इनके बारे में जान सके होंगे और पहचान सके होंगे। आप कहाँ तक जाना चाहोगे? लास्ट ये मेरा प्रश्न है कि आप अपने आप को अगले 5 साल में कहाँ तक देख रहे हो? अगले 5 साल में ये देखता हूँ कि अपने करियर में फास्ट ट्रैक होकर के मैं जो सी सूट बोलते हैं यानी कि टॉप मैनेजमेंट, मैं वहाँ पहुँचना चाहता हूँ। ओके, थैंक यू। लास्ट अगर कुछ कहना चाहो? सब लोग से ये रिक्वेस्ट करूँगा, कोई एक चीज़ जो है जिसको आपको सीरियसली लेना है अभी इस समय में, वो आपका करियर है। और जैसा सर भी कहते हैं कि आप पैदा भी अकेले हुए हो, मरना भी अकेले है, करियर भी अकेले का बनता है, तो दूसरों के चक्कर में मत रहिए और अपने करियर को अपना 100% प्रायोरिटी दीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। शायद बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छे क्षण होंगे, बहुत सारी अच्छी चीज़ें आप सीख पाओगे। आगे हम फिर मिलेंगे किसी अलग ऑल इंडिया रैंक होल्डर के साथ।